Now we will see that what exactly we have to cover in the history section. देखिए, हिस्ट्री आप लोगों को 3 पार्ट में पढ़नी होती है। सबसे पहले आती है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री, देन कम्स द मिडिवल हिस्ट्री, and at last we are having the modern history. These are the 3 concepts: ancient, medieval and modern. Under this ancient, medieval, modern concepts, firstly we are going to start with the modern, but I will just tell you here that what is the sequence of the things you have to cover. Sequence क्या रहेगा, क्या follow up करना है. Chronology is very very important. मेरा ऐसा मानना है कि जब तक जिन स्टूडेंट्स को क्रोनोलॉजी नहीं पता होगी कि क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है चीजों को अंडरस्टैंड कर पाना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले क्रोनोलॉजी समझो। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में वो टाइम पीरियड स्टार्ट करेंगे जब पीपल डजंट नो एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब एनीथिंग, कुछ भी नहीं पता था। क्या पता था? सामने पड़े हैं स्टोन्स, आप पिक्चर भी देख सकते हो, लोग किस तरीके से जानवरों को लेके जा रहे हैं। दे आर कैरिंग एनिमल्स ऑन देयर शोल्डर्स एंड देन दे आर ईटिंग देम बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग। इवन दे डोंट नो, जो है आप कह लो कि दे डोंट नो अबाउट द क्लोथ्स इवन। दे जस्ट नो कि क्या है हमारे सामने, स्टोन इज देयर, पत्थर पड़े हैं, बस पत्थर की हेल्प से ही आपको, मतलब पत्थर ही कुछ है जो कि हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग, कुछ नहीं आता था। उसे कहते हैं हम स्टोन एज, जो कि हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट रहेगा, जिसे हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं। जिसके आगे और टाइम पीरियड्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पुरानी स्टोन एज, फिर मिडिल स्टोन एज, फिर न्यू स्टोन एज। ये 3 टाइम पीरियड होंगे। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ये 3 टाइम पीरियड है। देखो, आपको लिथ वर्ड कहीं भी मिल जाए, जस्ट रिमेंबर वी आर रेफरिंग टू स्टोन। लिथ वर्ड का मीनिंग ही स्टोन होता है। तो लिथ वर्ड कहीं भी आपको मिल रहा है, इसका सीधा क्या आंसर लगाना है? स्टोन। तो पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, इट मीन्स स्टोन। एंड पैलियो का मतलब क्या होता है? सबसे पुरानी, पुरानी सबसे। और मीजो का मतलब क्या होता है? मिडिल। और फिर नियो का मतलब क्या होता है? न्यू। सो उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? स्टोन एज, सबसे पुराना टाइम पीरियड। फिर वो कहाँ पे रहते थे लोग, उनका क्या जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, किस किस एरियाज में वो पीपल थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या उनको आयरन का यूज पता था, क्या उनको ब्रॉन्ज का यूज पता था, क्या उनको किन किन मेटल्स का यूज उनको पता था, क्या चीजों के बारे में नॉलेज थी, ये हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के टाइम पीरियड में। सबसे पहली एज दैट इज स्टोन एज। ठीक है, तो ये आपका स्टोन एज रहेगा, सबसे पुराना टाइम पीरियड, जब कुछ पता ही नहीं था ना। अब क्या है कि आपके सामने पत्थर है, आपको ये पता है कि पत्थर को रब करने से फायर निकलती है, दैट्स इट, इतना ही पता है बस, और कुछ पता ही नहीं। उसे कहते हैं हम बहुत ही पुराना टाइम पीरियड, स्टोन एज। जब ये स्टोन एज थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़े, तो ह्यूमन ने ना एक मेटल डिस्कवर कर लिया। कौन सा मेटल? कॉपर। सबसे पुराना और सबसे पहला मेटल डिस्कवर किया वो है कॉपर। ठीक है, एंड उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? चाल्कोलिथिक एज। जब चाल्को, चाल्को का मतलब कॉपर एंड लिथिक का मतलब स्टोन, बोथ थिंग्स आर प्रेजेंट, दिस इज नोन एज चाल्कोलिथिक एज। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स थी उसको हम पढ़ेंगे। जैसे ही ये टाइम पीरियड खत्म होता है, मतलब ये चल रहा है, इसी के साथ में ह्यूमन किसकी डिस्कवरी कर लेते हैं? ब्रॉन्ज मेटल की। और वो ब्रॉन्ज मेटल का टाइम पीरियड हमारा क्या कहलाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC। वेरी फेमस हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, मोहनजोदारो के नाम से जानते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं जिसके आप इसको जानते हो। इट इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हम पढ़ेंगे क्लास के अंदर प्रॉपरली। इंडस वैली पे तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में करवाऊंगी एक एक चीज, बिकॉज इंडस वैली से हर बार आप मान के चलो KAS में तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। सो मैं कोई भी रिस्क ना लेते हुए मैं आपको ये पूरा टॉपिक कवर अप कराऊंगी बहुत डिटेल में। और जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी वो फुल फ्लेज्ड नोट्स होंगे, कुछ उसमें कमी नहीं मिलेगी आपको। सो यू कैन रेफर दोज नोट्स इजीली। ठीक है, अच्छे से उस पर प्रॉपरली रिलाई कर सकते हो। जो नोट्स आपको मिलेंगे, नोट्स तो चलो मिलेंगे ही मिलेंगे,
जो मैं क्लास में लिखवाऊंगी ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आप भी जानते हैं मैं क्लास में बहुत ज्यादा डीप में लिखवा रही हूँ सारी चीजें, तो आई जस्ट वांट कि हर स्टूडेंट अपने नोट्स पे बहुत ज्यादा रिलाई करे और हर चीज को लिखे, कुछ भी मिस ना करे, उसके अंदर मिस कुछ भी नहीं करना है उस टॉपिक में। ठीक है, इस टाइम पीरियड में वो क्या टूल्स यूज करते थे ये सब हमें लिखना है, वो टूल्स में कौन कौन सी जगह पे यूज करते थे ये सब हमें इसमें लिखना है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ से कहाँ तक था, कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स थी, साइट से मेरा मतलब है कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल रहा करते थे। वो जगह के नाम, सारे जगह के नाम आपको पढ़ने हैं, और उन जगह पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सकवेशंस है। एक्सकवेशंस का मतलब क्या होता है, क्या चीजें खोज के मिली है वहां से, किसने डिस्कवर करी, कब डिस्कवर करी, और वहां से क्या ऐसी चीजें देखने को मिली है। फिर इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे, इनका ड्रेनेज सिस्टम, इनमें इनके पास कौन सी एग्रीकल्चर यूज करते थे, कौन एग्रीकल्चर में क्या, राइट, व्हीट बार्ली क्या, कौन सी चीज, कॉटन कहाँ पे प्रोड्यूस होती थी सबसे पहले, कौन से एनिमल्स का ये डोमेस्टिकेशन करते थे, क्या टेक्नोलॉजी इनको पता थी। एंड लेट मी टेल यू, इंडस वैली तक पीपल को आयरन टेक्नोलॉजी का कुछ पता नहीं था, आयरन का कोई यूज नहीं जानते थे ये लोग। धीरे धीरे करके इनकी स्क्रिप्ट कैसे बनी, ये किस तरीके से लिखा करते थे, क्या इनकी सोर्सेस हुआ करते थे, वो सब लिखेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अभी मैं सिर्फ क्रोनोलॉजी बता रही हूँ आपको। देन इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टाइम पीरियड ऑफ वैदिक एज, जब भारत में ऋग्वेद लिखे गए हैं। वैदिक एज ये वो टाइम पीरियड है जब इंडस वैली खत्म होता है और फिर यहाँ पे इंडिया में आर्यंस आते हैं। आर्यंस केम टू इंडिया एंड आर्यंस के आने के बाद ऋग्वेद लिखे जाते हैं। ऋग्वेद में कहाँ से कहाँ के लोग रह रहे थे, सोसाइटी उनकी कैसी थी, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, वो किस किस चीजों में मानते थे, उनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, वहां पे कौन कौन से लोग रहते थे, सभा समिति जन कुल वज्रपति राजन, ये सब चीजें, इनकी इकोनॉमी, पैसा कहाँ से आता था यहाँ पे लोगों के पास, वो सारी चीजें, रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या फॉलो करते थे ये लोग, वो सारी चीजें हम इसके अंदर कवर अप करेंगे। वैदिक पीरियड को मैं दो तरीके से पढ़ाऊंगी, एक आपका मैं अर्ली वैदिक पढ़ाऊंगी और एक लेटर वैदिक। ठीक है, दो पढ़ाऊंगी, एक अर्ली वैदिक और एक लेटर वैदिक, दोनों ही आपको कवर अप करनी है, दोनों हमें कवर अप करनी है अपने एग्जाम के लिए। और मैं हर एक टॉपिक के बाद, जैसे ही मान लीजिए हमारे ये वैदिक एज खत्म हुआ, तब मैं आपको टॉपिक खत्म होने के बाद उस टॉपिक से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखवाऊंगी कि उस टॉपिक से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी जो उस पूरे टाइम पीरियड में यूज की जाती। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, टर्म से मेरा मतलब क्या है, एक वर्ड बहुत कॉमन है इंडिया में, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना या नहीं, अगर सुना है तो बताइएगा जरूर, गोत्र। ये वर्ड बहुत कॉमन है इंडिया के अंदर, हर जगह कॉमन है, नॉट ओनली इन दिल्ली और समवेयर, बहुत जगह पे ये कॉमन वर्ड बोला जाता है गोत्र, है ना। तो ये वर्ड कहाँ से आया, क्वेश्चन में आपसे सीधा नहीं पूछेगा गोत्र क्या है ना, सीधा नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि गोत्र जो है, द वर्ड गोत्र इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ऋग्वेद, फुल स्टॉप। आपको ये स्टेटमेंट खुद से आइडेंटिफाई करनी कि ये सही लिखे है गलत लिखे। ठीक है, तो वैसे जो गोत्र वर्ड है इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अथर्व वेद, जो चार वेद है ना उसमें से जो एक वेद है फोर्थ नंबर का अथर्व वेद, वहां से इंस्पायर्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई उस समय क्या क्या शब्द यूज किए जाते थे। उस समय अगर मैं बात करूं, जो उस समय की क्वीन हुआ करती थी, क्वीन के लिए दे यूज द वर्ड महिषी। और उस समय अगर उनका कोई अकाउंटेंट होता था, जैसे हम आज के समय में कहते हैं ना अकाउंटेंट, अकाउंट संभालने वाले, उस समय यूज करते थे वो वर्ड अक्षवाप। तो ये सब जो टर्म्स है ना, इसकी मैं एक अलग से लिस्ट बनाने वाली हूँ कि ये सब वर्ड्स वो कहाँ कहाँ पे यूज किया करते थे, बिकॉज इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी वैदिक टाइम पीरियड में मैं आपको हमारे चार वेद,
हमारे इंपॉर्टेंट उपनिषद जिनसे क्वेश्चंस आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, उपनिषद, वेदांता, वेद, लिटरेचर जो है पूरा, वो मैं यहाँ पर करवाऊंगी आपको। ये पूरा इसके अंदर रहेगा, ठीक है। ये टाइम पीरियड मैं आपको बता रही हूँ जिसमें मैं आपसे ये पूरा कवर अप करवाऊंगी। फिर इसके बाद धीरे धीरे हम लोग किस पे बढ़ेंगे, महाजनपद के टॉपिक। आप यहाँ पे पिक्चर में देखो सब लोग अच्छे से, ये जो साइड में आपको मैंने पिक्चर यहाँ पे दिखाई है, ये 16 महाजनपद है। ये आप पिक्चर देख रहे हो जो, ये है आपके 16 महाजनपद जो इस टाइम पे डेवलप हुए थे। फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और ऋग्वेदिक पीरियड के बाद महाजनपद यूज टू डेवलप इन इंडिया। वो 16 महाजनपद में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी, कैसे कैसे उनका रूल स्टार्ट हुआ, कौन कौन सी किंगडम्स आई थी, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम को हम स्टार्ट करेंगे मगध एम्पायर। 16 महाजनपद को कवर करेंगे सारे, और फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं मगध एम्पायर, ठीक है। क्योंकि उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और वो हमें हिस्ट्री में पढ़ाया भी जाता है। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री और नहीं, हिस्ट्री और भी है, पर हमें पढ़ाई जाती है मगध एम्पायर। हमारी एनसीईआरटी बुक्स मगध एम्पायर को फॉलो करती है, और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो है वो मगध एम्पायर पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मगध एम्पायर में बहुत सारे डायनेस्टीज बननी शुरू होती हैं, हरियांका, शिशुनाग, नंदा, और फिर आती है मौर्यन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फेवरेट ऑफ एवरी एग्जामिनर, जिसमें सबसे ज्यादा उनका फेवरेट है अशोका। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो अशोका से आते हैं, बाकियों से भी आते हैं पर मैक्सिमम जो आते हैं ना वो अशोका से आते हैं। इसी बीच में आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी कि पर्शिया और अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा था इंडिया में, ये कब आए थे और किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर बैटल को फाइट करना शुरू किया था। खाइबर पास से होते हुए आए थे, ब्यास नदी के बैंक तक पहुंचते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे। फिर इनका सिस्टम वगैरह कि किस तरीके से चीजें फॉलो करते थे, और लास्ट में फिर आते आते हम लोग मौर्यन एम्पायर को स्टार्ट करेंगे। मौर्यन एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मौर्यन एम्पायर में पूरा उनका एडमिनिस्ट्रेशन, कौटिल्य के बारे में, कौटिल्य मतलब चाणक्य, नाम सुना होगा आप लोगों ने, इनकी बुक्स के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इन्होंने बातें कही हैं, प्लस यहाँ पे जितने भी बुक्स हैं सारी की सारी बुक्स। देखो इन डायनेस्टीज को हम इसलिए डिटेल में नहीं पढ़ते क्योंकि एक तो इनका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट था, प्लस साथ ही साथ पढ़ने के लिए हमारे पास सोर्सेज ही नहीं है। सोर्सेज आर नॉट अवेलेबल। आप किसको पढ़ोगे ज्यादा, जो आपका लंबा समय के लिए रहा है और आपके पास सोर्सेज हैं, ठीक है। तो उस समय ना मौर्यन एम्पायर के बारे में बुक्स बहुत सारी लिखी गई हैं। मौर्यन एम्पायर की बुक्स अवेलेबल है हमारे पास, कौटिल्य की है, मेगास्थनीज की है, बहुत सारी हमारे पास बुक्स अवेलेबल है। तो अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल होंगी तो आप उसका बारे में पढ़ सकते हो। इसलिए मॉडर्न एम्पायर को डिटेल में पढ़ा जाता है क्योंकि हमारे पास कंटेंट है उसका पढ़ने के लिए। जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, हमारे स्कॉलर्स हैं, वो पढ़ने के लिए कंटेंट दे के गए हैं। उन्होंने बुक्स लिखी है उनके समय में, तो आज हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में, वरना इनके बारे में भी ना पढ़ पाते अगर बुक्स नहीं होती तो। क्योंकि हिस्ट्री तो भाई ऐसी वर्क करती है ना, किसी ने तो देखी नहीं है हिस्ट्री, ना मैंने देखी है ना आपने देखी है। वो तो बस क्या है, जो लिखा है हम पढ़ रहे हैं, जो लिखा है वो हम देख रहे हैं, है ना भाई। वही है। मुजफ्फर आप क्या पूछना चाह रहे हो, आई एम नॉट गेटिंग, फी क्या, कोर्स की फी पूछ रहे हो आप? इफ यू आर आस्किंग कोर्स की फी, तो मैंने आपको रिप्लाई कर दिया उसके लिए। हाँ भाई, इसके बाद फिर जैसे ही यहाँ पर ये टाइम पीरियड जो है वो खत्म होता है, मौर्य के बाद मौर्यन एम्पायर में पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड आता है। मौर्यन एम्पायर खत्म होती पोस्ट मौर्यन आता है। और अगर आप ये नोट कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं नोट कर रहे हो तो मैं ये वाली पीडीएफ ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। अगर लिख रहे हो तो ठीक है, नहीं भी लिख रहे हो तो ये आपको मिल जाएगी पीडीएफ जिसमें पूरा लिखा हुआ है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अशोका का हमारा थोड़ा सा लंबा रहेगा, काफी डिटेल्स में पढ़ने हैं, उनके पिलर के बारे में, उनके रॉक्स के बारे में डिटेल में सारी चीजों को कवर करना है, तो इट विल टेक मच टाइम। पिलर्स, रॉक्स, और इनका बुद्धिज्म का फॉलो करना, इनका धम्म का प्रिंसिपल, तो आपका बहुत लंबा टॉपिक रहेगा अशोका का, क्योंकि बहुत डिटेल में चीजें लिखनी है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, कौन सी लैंग्वेज यूज करी, कैसे इन्होंने इकोनॉमी को बनाया, कैसे इन्होंने सोसाइटी अपनी बनाई, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। इनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर्स हुआ करते थे ना अशोका के, उनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं
ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन एक अभी रिसेंटली पूछा गया था, यूपीएससी ने पूछा था, राजूकाज वर, क्वेश्चन था राजूकाज कौन थे। आगे अब ऑप्शन दिए हुए हैं एबीसीडी करके। अब आपको बताना राजूका कौन थे, क्या ये एग्रीकल्चर का संभालते थे, क्या ये अकाउंट्स को संभालते थे, क्या ये टोल को कलेक्ट करते थे, टोल जो होता है ना कलेक्शन वो करते थे, या फिर ये पर्सन रेवेन्यू को सेटल करते थे। तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया कि राजूकास की जो पोस्ट थी मॉडर्न एम्पायर में, दीज वर द पीपल हु रिलेट्स विद, क्या करते थे। तो इसका आंसर क्या है, वैसे मैं आंसर बता देती हूँ। आंसर है इसका रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर। तो इनमें काफी सारे ऑफिसर्स थे। एग्रीकल्चर के लिए सीता अध्यक्ष था, बाकी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर प्रदेशिका था, टोल कलेक्शन के लिए यहाँ पर सूला अध्यक्ष था। ऐसे ही आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। देखो आई नो थोड़ा सा लर्निंग वर्क ज्यादा होगा, आई अग्री, होता है ये। जो अगर आप में से फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको लगेगा यार ये तो बहुत सारा पढ़ने के लिए है, बट दिस ये है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ऐसे नहीं चल पाएगा। ठीक है, आई नो बहुत डिटेल में है, पढ़नी है तभी, अगर डिटेल में नहीं पढ़ोगे अदरवाइज क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएंगे। यू हैव टू स्टडी इन डिटेल, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, मैं बता रही हूँ, सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहो हिस्ट्री, सिर्फ तभी हिस्ट्री को पढ़ना, वरना कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएंगे। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए ना कि हाँ बस सीक्वेंस पढ़ लिया हो गया, या छोटे छोटे से फैक्ट्स पढ़ लिए, मैं बता रही हूँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते हिस्ट्री के, क्योंकि हिस्ट्री मांगती है डिटेल। क्वेश्चन आपने सॉल्व करने ना एग्जाम में, तो बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने, मार्क्स लेके आने हैं, बस हमें मेन बात है कि हमें जो पोस्ट है ना जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हमें वो पोस्ट चाहिए, उस पोस्ट के लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और वो क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आप चीजों को डिटेल में पढ़ोगे। और मेरी ये कोशिश रहेगी पूरी पूरी कि मैं सारी की सारी चीजें आपको स्टोरी की फॉर्म में बताऊं। ठीक है, कई बार आप बोर भी हो सकते हो क्योंकि स्टोरी पढ़ रहे होगे, कई बार बोर भी हो सकते हो, बट ट्राई करना कि जितना मैं क्लास में बताऊं उतना आप क्लास में ही लर्न कर लो, क्लास में एटलीस्ट कंसंट्रेशन से सुनो। क्लास में कंसंट्रेशन से सुनोगे, आई गारंटी आधी चीजें क्लास में याद हो जाएंगी। बस बाकी आपको बाहर बाद में जाकर रिवीजन करना होगा। आपकी जैसे क्लास 7 बजे होती है, या अगर आप 7 बजे कहो तो मैं 7 बजे भी क्लास लेने के लिए अवेलेबल हूँ, 7 बजे के बाद कभी भी। तो 7 बजे मान लीजिए अगर हमारी क्लास होती है, तो हम खत्म कर देते हैं हम 9-10 बजे तक। तो आप लोग क्या करो, रात को सोने से पहले एक बार जरूर रिवाइज करो जितना आज आपने पढ़ा है। आप रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लोगे ना, तो आपको दिमाग में रहेगा कि आज पढ़ा क्या है, और अगले दिन क्लास आने से पहले एक बार थोड़ा सा 5 मिनट देख करके आओ, पढ़ के आओ पूरा, क्योंकि सीक्वेंस है। सीक्वेंस डिमांड्स कि आपको थोड़ा सा पहले से पढ़ा हुआ हो। नहीं पढ़ा होगा ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी कोप अप कर पाना। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आई एम हियर, पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, तो पोस्ट मॉडर्न डेवलप होता है, पोस्ट मॉडर्न के बाद हमें पढ़ना है इसके अंदर मॉडर्न एम्पायर के बाद यहाँ पर जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म को मैं आपको कवर करवाऊंगी। ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये टॉपिक हम कवर अप करेंगे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म इंडिया में कैसे फ्लरिश हुए थे। देखो ये प्रीलिम्स का सिलेबस है पूरा, मैं इसके अंदर आपको यहाँ पे बता देती हूँ, मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है इसमें विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये पूरा इसमें आप मैंने पूरा इस तरीके से लिखा हुआ है। बुद्धिस्ट का, जैनिज्म का क्या था, मौर्य का लिटरेचर क्या था, संगम लिटरेचर क्या था, इस तरीके से सारी लिटरेचर को हम कवर करेंगे। ये आप कौटिल्य की पिक्चर देख सकते हो, मालविका अग्निमित्रम देख सकते हो, ये कालिदास की बुक है, रघुवंशा, महाभाष्य, राजतरंगिणी। आई होप एवरीवन नोज अबाउट राजतरंगिणी, आप सब जानते हैं राजतरंगिणी। यस, अ बुक बाय कल्हान, राइट, अ बुक बाय कल्हान। तो ये जो है, ये भी हम जब हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर पढ़ेंगे तब इसमें इनके बारे में आपको मैं तब बताऊंगी। ठीक है, तो ये सब हम कवर अप करेंगे। और बुद्धिज्म को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बुद्धिज्म से क्वेश्चन आते, जैनिज्म से आई वुड से उतने क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, लेकिन बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बुद्धिज्म का क्या लिटरेचर है, उनकी बुक कैसी है, उनकी लाइफ से जुड़े हुए सिंबल्स क्या हैं, वो सब कुछ आपसे डिटेल में पूछा जाता है। उनके कॉन्सेप्ट्स और उनके वो सब चीजें, वो मैं आपको डिटेल में कराऊंगी बुद्धिज्म और जैनिज्म को।
ठीक है, उनसे जुड़े हुए सारी चीजें, उनके लिटरेचर वगैरह। बुद्धिज्म और जैनिज्म में डिफरेंस तक पूछा हुआ है अब तो क्वेश्चन का लेवल ऐसा हो गया है कि ऐसा पूछ लिया कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में एक डिफरेंस के बारे में भी पूछ लेते हैं कि भाई कौन कर्मा की फिलॉसफी में बिलीव करता है, कौन नहीं करता है, कौन यहाँ पर एनलाइटनमेंट में किस किस चीज की बात करता है। तो ये सब भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको भी हम लोग कवर अप करेंगे, लिटरेचर को पूरा। फिर उसके बाद हम लोग जब ये खत्म होगा तो आएंगे हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, यहाँ देखेंगे इसको। पोस्ट मॉडर्न मतलब कि जो मौर्य के बाद का टाइम पीरियड बना, ये है मौर्य के टाइम पीरियड में जो मौर्यन डायनेस्टी के बाद बनता है। ठीक है, वो ये सारे डायनेस्टीज है, इंडो ग्रीक, शाका, कुशना, शुंगा, कानव, सतवाहन, संगम। ये डायनेस्टीज के बारे में सारी चीजें हम एक एक करके कवर करते जाएंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते जाते हैं। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे हमारी एंशंट का ही टॉपिक कंप्लीट होगा, हम इंपॉर्टेंट रूलर्स की लिस्ट भी बनाएंगे कि ये सब इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जो एक्स्ट्रा हमें और पढ़ने हैं। और लास्ट तक आते आते इस टॉपिक में वी आर गोइंग टू कवर गुप्ता टाइम पीरियड, गुप्ता एज। गुप्ता टाइम पीरियड में जो जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, सकंदगुप्त, ये सारे किसने क्या क्या इंपॉर्टेंट करा, किसने जूनागढ़ में इंस्क्रिप्शन बनाया, किसने भिट्टारी में इंक्लूजन बनाया, और किसने शंकरादित्य, किसने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड करा। और इनके टाइम पीरियड में जो नवरत्न हुआ करते थे, इन्होंने भी नवरत्न का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया हुआ था, तो वो कौन से थे। ठीक है, तो ये सब जो है हम कवर करें। जहांगीर कसाना, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इंडियन हिस्ट्री के साथ रिलेट नहीं किया जाएगा, वो अलग से पढ़ेंगे। वो हम लास्ट में, मैंने पहले की क्लासेस में भी बताया है, जो हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर है, जम्बू लोचन से स्टार्ट करते हुए वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वहां से होते हुए हम लोग कश्मीर की हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज, इंपॉर्टेंट प्लेसेस वाइज, वो सब हम कवर अप करेंगे दोनों सेंस में। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी वो हम एंड में कवर अप करेंगे, क्योंकि वो आप एंड में भी पढ़ लोगे चल जाएगा, अभी इसका सिलेबस ज्यादा है तो पहले ये कवर करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग ये कवर करते ही, ये सारा कुछ करते ही, इसमें बहुत सारी और भी चीजें पढ़नी है। इस टाइम पीरियड में ये हर्षा डायनेस्टी भी बहुत ज्यादा है, और इनका लिटरेचर भी बहुत ज्यादा है, बुक्स और लिटरेचर जो है उससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसी में आपके कालिदास, विशाखा दत्त, भैरवी, विष्णुधरम, काफी सारे पीपल आने वाले, आर्यभट्ट भी इसी में ही आएंगे, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये सब इसी में आएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स की लिस्ट भी बनवाऊंगी मैं आपको, और इसका लिटरेचर भी, वो भी आपको मैं पूरा प्रोवाइड करूंगी। और इस तरीके से लास्ट में आते आते किंग्स और उनके इंपॉर्टेंट निकनेम्स को लिखेंगे, और फाउंडर्स और उनके लास्ट रूलर्स कौन से थे उन डायनेस्टीज के, पहला पर्सन और लास्ट पर्सन, ये आपकी सबकी लिस्ट बनानी है। इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स कौन से थे, है ना, जैसे मैं बता रही हूँ, कालिदास हो गए, हरिसेन हो गए। फिर उसके बाद ट्रैवलर्स की लिस्ट बनाएंगे, एंशंट हिस्ट्री में कौन कौन से पर्सन आए थे, किस किस के समय में आए थे, चाइनीज ट्रैवलर कौन आए थे, बुद्धिज्म से जुड़े हुए कौन थे, कौन कौन सी बैटल्स और वॉर्स थी, और कुछ जार्गन्स। जार्गन्स होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मतलब ऐसे ही पूछ ली जाती है किसी भी एग्जाम में, चाहे आप केएस पढ़ रहे हो, चाहे आप वनडे एग्जाम कोई भी कर रहे हो, तो कुछ ऐसे मिसिंग फैक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे से फैक्ट्स होते हैं जो ऐसे इधर उधर से बन जाते हैं, जो आपको कई जगह पे नहीं मिलेंगे, मिसिंग फैक्ट्स जो हैं जो हम पढ़ना भूल जाते हैं, वो सब। जैसे कौन सा पर्सन आया था, या कौन सा पर्सन बुद्धिज्म में बिलीव करते थे, उनकी लिस्ट हो गई, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट कन्नड़ लिटरेचर के बारे में, तमिल लिटरेचर के बारे में। ठीक है, ये सब कवर अप इसमें हम करते जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मिसिंग फैक्ट्स जिसको हम कहते हैं, वो वन बाय वन आपको मैं कवर करवाती जाऊंगी। समझ रहे हो सारी चीजों को। इस तरीके से हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो चलेगा सिर्फ एंशंट हिस्ट्री का। अभी तक जो मैंने आपको बताया इट इज ओनली रिलेटेड टू एंशंट हिस्ट्री। पूरे नोट्स भी आपको मिलेंगे, नोट्स आपको पीपीटी एंड पीडीएफ दो फॉर्म्स में मिलेंगे। ठीक है, पीपीटी और पीडीएफ थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट का डिफरेंस है, बाकी दोनों ही यहाँ पर जो है ना ये टॉपिक, मतलब दोनों तरीके से आपको मैं नोट्स अवेलेबल कराऊंगी, एक तरीके से दोनों ही आपको मिलेंगे। तो ये है आपका एंशियंट हिस्ट्री। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, मुझे रिप्लाई करके बताओ यहाँ तक क्लियर हुई बात।
ठीक है। और जैसे ये होगा फिर हमारा अब इसके बाद मेडिवल स्टार्ट होगा। ठीक है, ये है आपका पूरा एक एंशिएंट का। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि अब हम इसी के जस्ट बाद जैसे ही हमारा ये सब कुछ ओवर होगा, वी विल प्रोसीड टू मेडिवल हिस्ट्री। नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे टॉपिक रहेगा मेडिवल हिस्ट्री। आप लोग हेडिंग बना सकते हो, इसके बाद अलग से आप जो अपना नोट्स बना रहे हो हेडिंग बना लो, नेक्स्ट मेडिवल हिस्ट्री। इसके मैं आपको प्रॉपरली क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाऊंगी, क्वेश्चंस जो अब तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो भी, और कुछ इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, पीवाईक्यूज भी मिलेंगे आपको और वैसे भी मिलेंगे। ठीक है, वो पूरा मिल जाएगा, वो हमारी जिम्मेदारी है आपको देना। और फिर यहाँ पर हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला फेज जो है, यहाँ पर पूरा एक टाइम पीरियड मैं पहले स्टार्ट कराऊंगी, इससे ये जो टाइम है इससे पहले मैं आपको ये स्टार्ट करवाऊंगी। यहाँ पे आप अपना लिख लो। इसमें सबसे पहले आपको मेडिवल हिस्ट्री में मैं अपनी तरफ से जो स्टार्ट कराऊंगी वो पहला होगा पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है, क्योंकि पुष्यभूति डायनेस्टी से मुझे दो चीजें कवर अप करानी है जो अभी न्यूज में चल रही है, नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये दो न्यूज में रहती हैं। और फिर इसी के जस्ट बाद चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी इज ऑल्सो इन न्यूज, सो वी विल बी कवरिंग दैट ऑल्सो, इसके इंपॉर्टेंट पीपल, क्योंकि इसमें काफी केव न्यूज में रहती हैं, बादामी केव्स, वो भी मैं आपको इसी में कवर कराऊंगी, क्योंकि ये एक न्यूज में रहती है ज्यादा, तो आई जस्ट वांट कि इसके बारे में भी हम जरूर पढ़ के जाएं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ के जाओगे तो थोड़ा सा एज मिलेगा आपको। इसके कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, नागभट्ट, भोज, देवपाला, रामपाला, महीपाला, वो सब पढ़ेंगे इसके अंदर। कुछ टेम्पल्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट न्यूज में रहते हैं वो। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट किंगडम्स हैं, इंपॉर्टेंट किंगडम्स जो होती हैं वो पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट किंगडम्स जो उस समय फॉर्म हुई थी। ठीक है, ये भी आप चाहे लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट किंगडम्स। ठीक है, जो उस समय तक बन चुकी थी, चाहे मैं बात करूं कश्मीर की, कश्मीर में उस समय उत्पाला डायनेस्टी थी, वो हो गई। कलाचूरी डायनेस्टी, छोटी डायनेस्टीज ना हर जगह पे अलग अलग थी, एक सिंगल रूल किसी का नहीं था, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पे इंडिया में किसका आना होता है, मोहम्मद बिन कासिम का, पहला मुस्लिम इन्वेडर जो कि सिंध में कदम रखता है। वो सिंध में कदम रखने वाला पहला पर्सन मोहम्मद बिन कासिम। वहां से स्टार्ट करते करते महमूद ऑफ गजनवी, पृथ्वीराज चौहान, बैटल ऑफ तराइन, सारी वो बैटल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, बैटल ऑफ चंदावर, गुजरात, बुंदेलखंड, बंगाल, बिहार को कैप्चर करा। फिर बढ़ते बढ़ते क्या डायनेस्टी फॉर्म हो गई, दिल्ली सल्तनत। फिर यहाँ पे हम लोग दिल्ली सल्तनत पे आएंगे। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज हैं आपकी, वो सारी डायनेस्टीज कवर करेंगे। सबसे पहले हमारी डायनेस्टीज में फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी आएगी, फर्स्ट डायनेस्टी इज, बोलो कौन सी है, सुना होगा पढ़ा होगा इसके बारे में कभी पहले। नहीं, खिलजी नहीं है, सबसे पहली स्लेव है, स्लेव। सेकंड इज खिलजी, थर्ड इज तुगलक, देन इज सैयद, एंड देन इज लोधी। ये 5 डायनेस्टीज का सीक्वेंस। इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, क्या इसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, वो कैसी इकोनॉमी चलाते थे, कौन से रिलीजन में थे, कैसी सोसाइटी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनाए हैं, सारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स, एक साथ ही इनका हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। और इसमें भी अच्छा खासा टाइम जाएगा, बिकॉज ये टॉपिक बहुत लेंदी है। ठीक है, हमें एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी, किसने पद्मावत का यहाँ पे टाइटल लिया, किसने जजिया अलग से टैक्स बनाया, किसने दीवाने खैरात, दीवाने बागदान, यहाँ पर किसने अलग अलग से यहाँ पर
कॉइन्स को इशू किया, क्योंकि आप भी जानते हैं कॉइन्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं इससे। कॉइन्स कौन कौन से थे, किसने कुतुब मीनार को स्टार्ट करवाया, कंप्लीट करवाया, 2 स्टोरी ऐड करवाई उसके अंदर, कैसी गवर्नमेंट चलती थी उस समय, स्ट्रक्चर क्या था गवर्नमेंट का, कैसे कैसे डिनाई सॉरी वो होते गए, धीरे धीरे खत्म होती गई उनकी डायनेस्टीज, क्या रीजन था उसके पीछे, वो सारी चीजें पढ़े। फिर जैसे ही हम लोग ये कवर अप कर लेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी मुगल्स। ठीक है, नहीं नहीं करेंगे डिक्लाइन भी, जैसे ही हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसके बाद डिक्लाइन, और फिर नेक्स्ट डायनेस्टी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे, डायनेस्टीज का डिक्लाइन भी कवर अप करेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा मुगल्स। मुगल्स में हम लोग बाबर से स्टार्ट करेंगे, एज यू ऑल नो बैटल ऑफ पानीपत से स्टार्ट करेंगे सबसे पहली। और जैसे ही यहाँ पर बाबर के बारे में कंप्लीट करेंगे, जहांगीर के बारे में कंप्लीट करेंगे, ज्यादा फोकस हमारा रहेगा अकबर के ऊपर, बिकॉज अकबर इंपॉर्टेंट है। वैसे देखो सारे मुगल से इंपॉर्टेंट है, पर ज्यादा फोकस अकबर पे जरूर रखिएगा, क्योंकि उनके काम भी बहुत ज्यादा है एक तो, और आते भी हैं क्वेश्चन में अच्छे खासे। तो अकबर को हम लोग थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है भाई, अकबर को हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा, कि अकबर ने यहाँ पर क्या क्या चीजें करी हैं, क्या क्या उनका आर्किटेक्चर था, क्या उन्होंने सोसाइटी में चेंजेस लाए। उन्होंने एजुकेशन के मामले में काफी सारी चेंजेस करी थी, उन्होंने दीवाने आम, दीवाने खास, बुलंद दरवाजा, अकबर ने टॉम बनवाया, हुमायूं का टॉम बना यहाँ पर, आगरा फोर्ट बना, जहांगीरी महल, फतेहपुर सिकरी, सब कुछ ये सब जो चीजें उन्होंने करवाई थी, वो सब इनके द्वारा लिखी गई। इनकी सोसाइटी कैसी हुआ करती थी, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, सारे के सारे फैक्ट्स। ठीक है ना, तो ये सारे जो आप फैक्ट्स जानते हैं, सब सुने होंगे कहीं पर, उनको एक साथ प्रेसाइसली हर चीज लिखें, एक एक चीज को। फिर उसके बाद पूरा मुगल्स कंप्लीट करेंगे, सारे पर्सन्स, औरंगजेब तक। ठीक है ना, औरंगजेब तक पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद इसी में मॉडर्न हिस्ट्री को जो है, उससे पहले मैं आपको ये वाला टॉपिक करवाऊंगी। इसमें आपको मैं ये वाला भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स और सिखिज्म, बुद्धिज्म जैनिज्म में करवा दूंगी, और भक्ति सूफी मूवमेंट, क्योंकि भक्ति और सूफी मूवमेंट इसी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। रामदास, तुकाराम, रामानंद, त्यागराज, ये सब जो पर्सन है जिनके बारे में सुना हुआ है, और चिश्ती सिलसिला, मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, जो ये सारे पर्सन हैं जो कि भक्ति और सूफी मूवमेंट में आते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इनको हम लोग पहले साथ में कवर करेंगे मेडिवल हिस्ट्री में। जैसे ये टॉपिक हमारे यहाँ पे पूरा मेडिवल का खत्म होगा, फिर उसमें हम लोग यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री के बाद, मैं सीक्वेंस बता रही हूँ कि कैसे हम क्लास में पूरा पढ़ते जाएंगे, ये सब करेंगे। एक अलग से क्लास लगेगी आपकी टॉपिक की, विजयनगर एम्पायर की। विजयनगर एम्पायर एक बिल्कुल अलग रहेगा आपका, वो हम अलग से कवर अप करेंगे, विजयनगर एम्पायर, वो प्रॉपर पूरा एक अलग टॉपिक रहेगा। ठीक है, वो मतलब एक अलग से क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स की लिस्ट बनाएंगे, जो जो सारे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं उस समय हुआ करते थे, आर्यभट्ट, हर्षवर्धन, जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं या स्कॉलर्स थे जिन्होंने लिखी है कुछ बुक्स वगैरह। देखो बुक्स पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, आई वुड सजेस्ट कि बुक्स को लीव करके मत जाना, धीरे धीरे लर्न करना। मैं ये नहीं कह रही कि आज एक ही दिन सारा लर्न करना, धीरे धीरे लर्न करना, पर लर्न जरूर करना सारी चीजें। तो ये हम अलग से कवर अप करेंगे पूरा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कवर करके मराठा किंगडम को कंप्लीट करेंगे। वो बाकी कुछ मिसलिनियस फैक्ट्स जो मिसिंग हो जाती हैं, उन मिसलिनियस फैक्ट्स को पूरा नोट करेंगे एक साथ सारा। आप सामने देख सकते हो सारे मिसलिनियस फैक्ट्स को, ये इस तरीके से किंग्स वगैरह के बारे में, बैटल्स, जार्गन्स, ये सब, कौन कौन से ट्रैवलर्स आए थे उस समय इंपॉर्टेंट, वो सब कुछ। और फिर उसके बाद ये टॉपिक ओवर होने के बाद, देन वी विल स्टार्ट विद द मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री आएगा। आप मुझे बताइए मेडिवल हिस्ट्री तक कोई डाउट, पहले मुझे यहाँ तक बता दो, मेडिवल हिस्ट्री तक एनी डाउट।
आई वॉन्ट एवरी वंस रिप्लाई, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में हैं everyone should reply so that I should know कि you are awake. सब लोग जाग रहे हैं, पता रहे, क्योंकि हिस्ट्री है यार, सो भी सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। देन देर इज अ टॉपिक ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। तो हम लोग उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। आई वुड से कि तीनों में अगर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई लगेगी ना, तो आई बेट वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगेगी। काफी मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और वो ऐसी है कि ना कि जो आपने थोड़ी बहुत पहले सुनी भी हुई है, पढ़ी भी हुई है, जानते भी हो थोड़ा बहुत उसके बारे में। तो मॉडर्न हिस्ट्री इज मोर और लेस ऑफ दैट टाइप जो आप थोड़ी बहुत जानते हो पहले से। तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके अंदर प्रॉपरली। सबसे पहले इसके अंदर जो मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी, नो मैम इट इज इंटरेस्टिंग, हिस्ट्री इज माई फेवरेट। रेयर ही होता है वैसे, तो कई स्टूडेंट्स बहुत कम ही ये चीज को कहते हैं कि भाई हमें काफी इंटरेस्टिंग लग रही है हिस्ट्री, या फिर उसमें कुछ कम ही कहते हैं वैसे स्टूडेंट्स इस चीज को। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई कौन से यूरोपियंस इंडिया में आए। पोर्चुगीज, डेनिश, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, ये पीपल आए, और इनके आने की वजह से जो मुगल एम्पायर है वो क्या करता गया, डिक्लाइन। इनके आने की वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन करा, और कुछ रीजनल स्टेट्स यहाँ पे राइज करती गई। रीजनल स्टेट्स मतलब छोटी मोटी वहां पे उस समय जगह थी, हैदराबाद, अवध, मैसूर, मराठा, थोड़ी बहुत चीजें। और उसके बाद जो है इन्हीं की वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। और ऐसी क्या चीजें थी कि ब्रिटिश एम्पायर को फेवर मिलता गया और वो सक्सेस होते गए। लाइक व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच गिव सक्सेस टू ब्रिटिश इन इंडिया, एंड व्हाट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन इंग्लिश एंड नवाब्स ऑफ दैट टाइम। वो सब चीजें वो हम डिटेल में कवर करेंगे कि उस समय कौन सी ऐसे फैक्टर्स की वजह से उनको यहाँ पर इतना ज्यादा एज मिलता गया। और फिर जैसे ही हमारा ये ब्रिटिश एम्पायर का स्टार्ट होगा, हम लोग बैटल स्टार्ट कर देंगे इसके अंदर। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, सारे वॉर्स, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर। एंड देन इसमें आप यहाँ पे रीड करोगे ये सब एडवेंट ऑफ, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, रीड कर लो इसमें ही। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ेंगे, कैसे यूरोपियंस आए इंडिया में, कैसे वो अपने आप को कंसोलिडेट करते गए, फैक्ट्रीज के साथ फोर्टिफिकेशन, धीरे धीरे पावर्स बढ़ाते गए, प्रिंसली स्टेट्स की तरफ बढ़ते गए। उस समय कौन कौन से पीपल थे, 1757 में बैटल होती है प्लासी की, से लेकर 1857 का जो रिवोल्ट है, तब तक कौन कौन से वाइसराइज थे, उनकी पॉलिसीज क्या थी, क्या क्या उन्होंने यहाँ पर काम करा, ये सब कुछ पढ़ेंगे। 1857 तक पहले कवर अप करेंगे। आफ्टर 1857 जो है, क्योंकि उसमें रिवोल्ट हो जाएगा, तो रिवोल्ट के बाद जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो अलग रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पूरा इसमें एक एक को कवर करेंगे कि सिविल सर्विसेज में क्या चेंजेस करें, पुलिस में क्या चेंजेस करें, जुडिशरी मतलब जो पूरा अदालत वगैरह बनाती थी उसमें क्या चेंज किए, आर्मी में क्या करे, स्पीच के लिए उन्होंने कब कब सेडिशन लॉ को बनाया, कैसे उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को यहाँ पर बताया। ठीक है, और फिर जो है उन्होंने लेबर और फैक्ट्री एक्ट कैसे लाए, एजुकेशन में उन्होंने क्या क्या चेंज करे, स्टार्टिंग से एंड तक एजुकेशन के चेंजेस, करेंसी, फेमाइन और ये कमीशन, ये सब स्टार्ट करते हुए फिर रिवोल्ट पे बढ़ेंगे। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857, यू ऑल नो अबाउट रिवोल्ट, सबको पता है, सबने सुना हुआ है 1857 की रिवोल्ट, 1857 की क्रांति, द वेरी फेमस क्रांति, है ना। सो उसमें क्या क्या कारण थे, क्यों हुए थे ये रिवोल्ट, इसका कॉज क्या था, क्यों इसको सप्रेस करना पड़ा, क्यों वो फेल हो गया, कौन कौन से लीडर्स कहाँ कहाँ से फाइट कर रहे थे, बेगम हजरत महल कहाँ से फाइट कर रही थी, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से फाइट कर रही थी, नाना साहेब, तांत्या टोपे कहाँ कहाँ से फाइट कर रहे थे, और इस समय कौन कौन सी बुक्स लिखी गई थी, इसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए थे, ये हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। ये आएगा आपका हिस्ट्री में, इसमें रिवोल्ट में। और जैसे ही हमारा रिवोल्ट खत्म होगा, वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स दी उस समय की कुछ रिफॉर्म्स और मूवमेंट्स के ऊपर।
जैसे कि उस समय ट्राइबल मूवमेंट्स, पीजेंट मूवमेंट्स और सिविल मूवमेंट्स कौन कौन सी थी। पीजेंट्स लोग क्या क्या रिवोल्ट कर रहे थे, ट्राइबल पीपल और सिविल्स, इसकी लिस्ट बनाएंगे अलग अलग से। कहाँ कहाँ पे थी, प्लेसेस आर इम्पोर्टेंट, उनके लीडर्स आर इम्पोर्टेंट, उनका प्लेसेस, लीडर्स, ये सब हमें कवर अप करने हैं, और उसका इफेक्ट क्या हुआ फिर आगे, ये सब टॉपिक आपको कवर करने हैं इन मूवमेंट्स के अंदर। ठीक है। और फिर उसके बाद आफ्टर ऑल दीज थिंग्स हमारा क्या फॉर्म होता है यहाँ पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो नेशनल कांग्रेस यहाँ पर कौन कब बनती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कौन कौन सी ये है ना प्री कांग्रेस एसोसिएशंस, वो कौन कौन सी है उसको स्टार्ट करेंगे। सारे नाम लिखवाऊंगी मैं आपको। बांग भाषिका प्रकाशिका सभा, जमींदारी एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, पूना सार्वजनिक सभा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, वो सारी चीजें। फिर कांग्रेस को डिटेल में करेंगे, कांग्रेस से जुड़े हुए सारे फैक्ट सारे। ठीक है, क्यों बनी, कैसे बनी, ड्रेन थ्योरी क्या थी, इसके सेशंस इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे, वो सब। और फिर उसके बाद वन बाय वन सारी मूवमेंट्स को हम लोग स्टार्ट करते जाएंगे, जो जो उस समय की यहाँ पर मूवमेंट्स थी। ठीक है, मूवमेंट सारी की सारी वन बाय वन, स्वदेशी मूवमेंट, प्रॉपर एक एक करके सारी मूवमेंट। जैसे कि सबसे पहले आपकी, मैं आपको स्वदेशी मूवमेंट करवाऊंगी, फिर उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी का क्या रोल था पूरे में, मुस्लिम लीग का क्या रोल था, ऑल इंडिया लीग कब बनी, गांधी जी के आइडियोलॉजीज पे पूरा, गांधी जी पे तो एक अलग लेक्चर रहेगा पूरा। ठीक है, गांधी जी का जब हम स्टार्ट करेंगे एक लेक्चर, उसमें बहुत डिटेल में करेंगे गांधी जी को। ठीक है, वो एक अलग से ही क्लास में प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इट विल टेक टाइम थोड़ा सा। तो गांधी जी का एक प्रॉपर एक डेडिकेटेड लेक्चर रहेगा, जिसमें सिर्फ गांधी जी से जुड़े हुए फैक्ट्स को हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये सारी चीजों को हम लोग अपनी क्लास में कवर करने वाले हैं। फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, उनके निकनेम, उन्होंने कौन कौन से स्लोगन दिए, न्यूज़पेपर, बुक्स, कंट्रीब्यूशन, सारी चीजें। और एक अलग से क्लास रहेगी प्रॉपरली सोशल रिफॉर्मर्स के ऊपर। सोसाइटी में रिफॉर्म करने वाले लोग कौन कौन से थे, कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने सोसाइटी में रिफॉर्म्स करे थे, सारों की लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, अलग से लिस्ट बनेगी पूरी सारी पर्सन्स की। सोसाइटी रिफॉर्म्स, आत्म सभा, यंग बंगाल मूवमेंट, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, वेद समाज, प्रार्थना समाज, पूना सार्वजनिक सभा, सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स अलग से लिखेंगे, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स अलग से लिखेंगे, आर्य महिला समाज, महिलाओं के लिए जो है फीमेल के लिए वो अलग से लिखेंगे। ठीक है, भारतीय स्त्री सेवा मंडल, मुक्ति मिशन, शारदा मिशन, अलग से बहुत सारे मिशन आएंगे आपके, उनको अलग से लिखेंगे। ठीक है, तो वो आपका एक अलग टॉपिक रहेगा, जिसमें सबका अलग अलग बना के लिखने वाले हैं। ये हमारा पूरा एक सिलेबस है, जिसमें एजुकेशन का अलग होगा, प्रेस का अलग होगा, सारी चीजें अलग लिखेंगे। और फिर लास्ट तक आते आते एक लिस्ट बनाएंगे, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट वाइसराइज, गवर्नर जनरल, इन लोगों ने क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स करे थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट्स पास हुए थे इनके समय में, वो सारा लिखें। ठीक है, तो इस तरीके से वी आर गोइंग टू प्रोसीड इस पूरे लेक्चर्स में। ये है आपका पूरा एक, मैं बता रही हूँ बेसिक जो हम लोग कवर अप करने वाले हैं। सबका अलग अलग पढ़ेंगे, डिक्लाइन कैसे हुआ, कैसे आए, कब आए, क्या उन्होंने काम करा, ब्रिटिश सक्सेस को करने में कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, सारी चीजें अलग से पढ़ें। और फिर ये सब जैसे खत्म होगा, हम लोग आर्ट एंड कल्चर को देखेंगे। आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन आते हैं, ये सब आर्किटेक्चर आप देख सकते हो क्या थे। न्यूमिस्मैटिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कॉइन्स की आर्ट को कहते हैं, पॉटरी स्कल्पचर कैसे कैसे डेवलप हुई उस समय में, पेंटिंग्स कौन कौन सी थी, कौन सी आर्ट थी, टेम्पल और केव आर्किटेक्चर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। हड़प्पन आर्किटेक्चर तो मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही करवा दूंगी। केव और टेम्पल आर्किटेक्चर से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि केव और टेम्पल आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जाती थी, तो वो इसी में आपका आएगा पूरा। समझे भाई यहाँ तक पूरी बात को। ये है आपका पूरा एक सिलेबस ऑफ
हिस्ट्री। ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको बताया पूरा सिलेबस ही बताया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मिसलेनियस टॉपिक कुछ, ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, ये एंड में आएंगे, बिल्कुल ये सारा एंड में आएगा। और मैं इसको आपको करंट अफेयर्स के साथ ही मर्ज करके करवा दूंगी। तसल्ली से लिख लो सारा सिलेबस। दिस इज द सिलेबस वी आर गोइंग टू कवर। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी। और कुछ स्टूडेंट्स अभी मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि आप जो भी मैसेज करना है ना वो डायरेक्ट मुझे करो। एवरीवन पे मैसेज करते हैं तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा दिक्कत होती है, बार बार मैसेजेस आते हैं। तो आप एक बार ट्राई करो कि जो भी आप मैसेज लिख रहे हो वो डायरेक्ट मैसेज का मेरे नाम के आगे क्लिक करोगे ना, उसके आगे जो ऑप्शन आ रहा है वहां पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर लो। आई विल रीड द मैसेज। मोहम्मद इकबाल, आपको कुछ कहना है? आपने हैंड रेज करा है। हाँ जी, मैं बुक भी बता रही हूँ अभी, बिल्कुल मैं आपको बुक भी इन्फॉर्म कर देती हूँ। जिसको भी कोई डाउट है कुछ है वो लिख दो, या फिर यू कैन रेज योर हैंड और आस्क योर डाउट्स। देखो बुक्स की अगर मैं बात करूँ स्पेशली, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि देखो मेरी सजेशन मेरे पूरा मानोगे, आप लोग सीधा बुक्स को मत उठाना। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ने पढ़ रखी है हिस्ट्री, उसको क्रोनोलॉजी आती है, अगर तो क्रोनोलॉजी आती है तब तो यू कैन गो, तब तो यू कैन स्टार्ट सीधा बुक्स को उठाना। बट इफ यू डोंट नो दी क्रोनोलॉजी, अगर आपको क्रोनोलॉजी पता नहीं है अभी, और अभी आपने पहली बार स्टार्ट किया या फिर आपको डाउट्स हैं उसके अंदर, उतना ज्यादा नहीं पता है, सो आई विल सजेस्ट कि आप सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले नोट्स को रेफर करो। नोट्स के साथ साथ आप बुक्स फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मैं एक अपनी पर्सनल फेवरेट बुक बता रही हूँ आपको हिस्ट्री के लिए। ठीक है, ये बुक मैं ये नहीं कह रही फॉलो करनी करनी, बट आई एम टेलिंग यू माय पर्सनल फेवरेट बुक ऑफ हिस्ट्री। बहुत कम जगह आपको इसकी रिकमेंडेशन मिलेगी, बट मुझे वो बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में। दैट इज अ बुक रिटन बाय पूनम दलाल। दिस इज माय पर्सनल फेवरेट, इफ यू आस्क मी एज अ टीचर, तो आई विल सजेस्ट दिस बुक, वेरी नाइस बुक। बहुत अच्छी लैंग्वेज में और बहुत डिटेल्ड में नोट्स हैं इसके अंदर बुक्स के लिए। अब बाकी आप स्टैंडर्ड बुक्स बिल्कुल अपनी फॉलो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स आप तीनों के लिए फॉलो कर सकते हैं। एंशियंट RS शर्मा फॉलो कर सकते हो, मेडिवल के लिए भी RS शर्मा कर सकते हो, एंड मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्र। ठीक है, बाकी पूनम दलाल की बुक तीनों एडिशंस के लिए आती है, एंशियंट मेडिवल मॉडर्न तीनों के लिए, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये वाली जो पूनम दलाल की बुक है, मैं ये बोलूंगी कि अगर आपको, तो अगर तो आपको पूनम दलाल की, मतलब ये नहीं कहूंगी मैं जाके डायरेक्ट परचेज कर लेना। ठीक है, मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होती, बहुत ही कम इसके कॉपीज हैं, तो सीधा जाके परचेज मत करना। पहले इसकी PDF ले लो, अपने फोन्स में अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर, उसको रीड करो, पहले उसको गो थ्रू करो। अगर तो आपको लैंग्वेज समझ में आए, आपको लगे कि हाँ मुझे इससे पढ़ना चाहिए, मुझे समझ आ रही है, तो तभी फॉलो करना। वरना ना वही है कि अगर आपने खरीद ली इतनी मोटी बुक, पड़ी रह जाएगी, यूज नहीं है। तो पहले उसको PDF डाउनलोड करो, 2-4 चैप्टर उसके पढ़ो आराम से, थोड़ा थोड़ा सा रीड करो, उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखो। फिर उसको अगर आपको लगे कि हाँ मुझे इसकी लैंग्वेज समझ आ रही है, मैं इसमें बोर नहीं हो रहा हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, देन ओनली परचेज। अदरवाइज वही है कि वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी बुक का वेस्टेज हो। अगर पढ़ोगे सिर्फ तभी फॉलो करना। ठीक है, बाकी इन सब की भी आपको PDF मिल जाएगी, RS शर्मा बिपिन चंद्र सबकी आपको PDF मिल जाएगी आराम से। हाँ, महेश कुमार बनावल की बुक भी अच्छी है, वो भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सतीश चंद्र भी ठीक है। नुजहत सतीश चंद्र फॉर मेडिवल इज बेटर, इट्स फाइन, वो भी फॉलो कर सकते हो। लैंग्वेज आप देख सकते हो, सतीश चंद्र की भी अच्छी लिखी हुई है, और RS शर्मा की भी अच्छी लिखी हुई है, दोनों ही लैंग्वेजेस अच्छी है, तो इसके बाहर मत करना। बाकी जब आपका ये पूरा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, तब आपने क्या करनी है, टेस्ट सीरीज लगानी है।
एंड PYQs को सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आप ये फॉलो करोगे, टेस्ट सीरीज एंड PYQ। ठीक है, टेस्ट सीरीज और PYQ। Okay, I found this on. हाँ भाई, यहाँ तक ये कंप्लीट कर लेना पूरा। इशफाक, बिगनर्स के लिए पूनम दलाल नहीं, बिगनर्स के लिए तो नहीं कहूंगी मैं। बिगनर्स के लिए पहले तो आप नोट्स को फॉलो करोगे, नोट्स को यहाँ पर पढ़ोगे, नोट्स के बाद यू विल फॉलो पूनम दलाल, तब फायदा होगा उसका। बिगिनर्स के लिए स्टार्टिंग में यूज कर लोगे थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आई अग्री, एंशंट हिस्ट्री के नाम याद रखना बहुत मुश्किल होता है, आई ऑल्सो नो दैट। जो उसकी टर्म्स होती है काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो याद रखनी मुश्किल है, तो उनकी लिस्ट बनाना शुरू करो और डेली डेली उनको रिवाइज करो। एक रूटीन बना लो कि रोज के रोज उसको रिवाइज करोगे। ठीक है, तो रोज रोज आप यहाँ पे कर सकते हो। नोट्स इनफ है, बिल्कुल इनफ है, मैं अपनी तरफ से बहुत ज्यादा लिखवाऊंगी आपको। आप लोग हो सकता है ये कंप्लेन करो कि भाई मैम बहुत ज्यादा लिखवा रहे हो आप, तो हमें हमें हमारे हाथ दर्द हो रहे हैं। ठीक है, सो ये आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेरी क्लास में देखो लिखना बहुत ज्यादा पड़ेगा, लिखना भी बहुत पड़ेगा, सुनना भी बहुत पड़ेगा। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा बोलने वाली हूँ, बहुत ज्यादा लिखवाने वाली हूँ आपको, और उसी तरीके से हिस्ट्री हो पाएगी। अदरवाइज अदरवाइज कोई फायदा ही नहीं है हिस्ट्री को पढ़ने का जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे। सो नोट्स के साथ बुक रेफर करोगे, बहुत अच्छी बात है ये बेस्ट है, यही स्ट्रैटेजी होती है। और उसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, टेस्ट सीरीज और PYQs होंगे आपके पास, वो आपने सॉल्व करने हैं। जो उसमें से आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलता है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, वो अपने नोट्स में ऐड करते जाने हैं, और इस तरीके से ही पूरा चलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड साइंस है, जो कह रहे हैं कि हम साइंस बैकग्राउंड से हैं, कोई इशू नहीं है, आप साइंस बैकग्राउंड से हो। इवन आई एम ऑल्सो फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, आई एम अ साइंस ग्रेजुएट। तो मेरा भी जो है 12th में मेरे पास भी PCM और कंप्यूटर साइंस, C++ जिसको हम कहते हैं, वो मेरे पास था। मैंने भी BSc केमिस्ट्री ऑनर्स किया है। सो एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो हिस्ट्री नहीं कर सकते, ये नहीं, वो कुछ भी नहीं है ऐसा। साइंस स्टूडेंट तो मैं किसी को कुछ नहीं कह रही, हर कोई स्टूडेंट हर चीज कर सकता है, साइंस हो चाहे कुछ भी हो, हर कोई स्टूडेंट हर सब्जेक्ट को कैपेबल है करने के लिए, इफ यू आर लाइक यू आर इनफ कि आप यहाँ पर जो है सॉल्व करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो। ठीक है, हाँ जी, पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री को ही स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहला जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री का करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के बाद एंशिएंट और मेडिवल करेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, नोट्स के साथ इशफाक जो मैंने बुक सामने लिखी है ना, उसको आप फॉलो कर सकते हो। बाकी मैं क्लास के साथ भी गाइड करती रहूंगी आपको कि इस बुक में से ऐसा पढ़ सकते हो, मैं क्लास के साथ भी आपको गाइड करती रहूंगी। ठीक है, आप मुझे बताओ एक बार, सिलेबस सबको जो है क्लियर हुआ यहाँ पर? मैम, आर यू इंट्रोड्यूसिंग बुक्स? प्लीज ज्यादा मैं आपका बात नहीं समझी, आप क्या कहना चाह रहे हो? आर यू इंट्रोड्यूसिंग बुक्स, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। यहाँ तक आपको कोई डाउट पूछना है तो वो आप पहले अपने डाउट्स पूछिए। नहीं यार, एंशियंट से स्टार्ट नहीं कर सकते हम लोग, एंशियंट से ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। आई जस्ट से कि पहले मॉडर्न कर लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मॉडर्न से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल प्रोसीड टू एंशियंट। और वो ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगी, बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, मैं स्टार्ट ही ऐसे करवाऊंगी, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, ऐसा समझ में आ जाएगी पूरी बात। तो पहले अगर हम, मेरे हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री ना ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, उससे क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। इसको अभी स्टार्ट कर लोगे तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम बचेगा बुक्स पढ़ने के लिए, थोड़ा सिलेबस देखने के लिए टाइम बच जाएगा, अभी वो स्टार्ट कर लो। हाँ जी गौहर, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री का आई लेट यू नो किस तरीके से पढ़ना है, थोड़ा सा फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं, अभी हमने कोई जो है स्टार्ट नहीं करा है टॉपिक, आज हमने सिर्फ सिलेबस को डिस्कस किया है। यस अशफाक, आई
स्टार्ट विद मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, अभी कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया पीरजादा? हाँ, सिलेबस आई एम सेंडिंग ऑन द व्हाट्सएप, अभी ही आपको मिल जाएगा सिलेबस। उसको आप फॉलो कर सकते हो, पूरा लिख लेना इसमें से सारे टॉपिक्स को। यहाँ तक कुछ पूछना है किसी ने? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? तो क्लियर होगी ना सबको बात? टाइम लगेगा, देखो इसको पूरे को जो आप पूछ रहे हैं, टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, इसमें आप और कुछ नहीं कर सकते हो, टॉपिक ही ऐसा है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर के भी बारे में बता देती हूँ कि आर्ट एंड कल्चर भी आप लोग किस तरीके से कवर अप करेंगे। टॉपिक हम कल की क्लास से करेंगे स्टार्ट। टॉपिक तो कल की क्लास से होगा। टॉपिक तो कल से ही करेंगे, आज से सिलेबस डिस्कस किया है। टॉपिक वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। ठीक है भाई, आज इतना ही करो कंप्लीट। इसके बाद का नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट आगे की कल की क्लास में इसका स्टार्ट करेंगे इसके बाद। क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। आज इतना ही करेंगे, बाकी हम यहाँ पर इको की क्लास आपकी कल होगी। कल इको की क्लास रहेगी आपकी। ठीक है, आपको पता चल जाएगा अभी यहाँ पर टाइमिंग का भी। और कल इको की क्लास इस टाइम पर आपकी रहेगी रहेगी। आज हिस्ट्री की रही है। ठीक है, कोई क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। हिस्ट्री इको दोनों चलेगा, डोंट वरी। ठीक है, वो हमारी जिम्मेदारी है क्लासेस आपको देना, कोई टेंशन मत लो। बस जो पढ़ाया जा रहा है, जैसे कराया जा रहा है, वो बताओ, सारी चीजें वो सब कुछ करो। उतना कर लो अभी, सब निकल जाएगा। सारे एग्जाम एग्जाम जो भी देना चाहते हो ना, सारे एग्जाम दे सकते हो आप लोग। ठीक है, आज इतनी ही क्लास रहेगी, जियो की क्लास नहीं है। इतनी ही क्लास रहेंगी आज। इसको अपना कंप्लीट करना, बाकी काम कल की क्लास में इसके आगे का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सिलेबस भी भेज रही हूँ, और जो मैंने आपको क्वेश्चंस वो जो मैंने लिखा था ना नोट, जो हम लोगों ने जियो का जितना कर लिया है, वो जो नोट्स है ना, वो भी मैं आपको सेंड कर रही हूँ इस क्लास के बाद। ओके देन, बाय एवरीवन।